हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियाज न्यू न्यूक्लियर एनर्जी जो कि शांति बिल के बारे में जो 2025 में सफल हो गया है। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो शांति बिल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो इसका अर्थ जान लेते हैं। तो शांति का विस्तार अक्सर रिपोर्ट में अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सर्वाधिक उद्धृत रूप से इसे सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया कहा जा सकता है, या सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये भी कहा जा सकता है। हिंदी की बात करें तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों को आधुनिक बनाकर बड़े पैमाने पर देश की शक्ति प्रदान करना, ये हम शांति के रूप में देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद सरकारी कदम या स्थिति क्या है। तो केंद्र की कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में शांति बिल यानी एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 या शांति कह सकते हैं, उसको मंजूरी दी है और क्लियर भी कर दिया है। तो इसका उद्देश्य लंबे समय से केंद्रीय नियंत्रण में रहे सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को निजी निवेश और भागीदारी के लिए खोलना बताया जा रहा है। तो क्यों अभी किया जा रहा है। तो भारत की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रहा है, तो नेट जीरो से क्लाइमेट लक्ष्य और ग्रिड क्वालिटी के लिए बेस लोड कम कार्बन स्रोत की जरूरत होगा। तो सरकार का ये कदम है कि स्ट्रेटेजिक लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता जैसी महत्वाकांक्षी मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है, और शांति बिल को इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। तो बिल के मुख्य प्रावधान क्या होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन खोलना होगा। तो सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन करना होगा, न्यूक्लियर उपकरण का निर्माण करना होगा, और कुछ तकनीकी या MNF स्क्रीचिंग गतिविधियों में निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देना होगा। परंतु संवेदनशील हिस्से को, जैसे कुछ चरणों में फ्यूल साइकिल के संवेदनशील हिस्से पर सरकार नियंत्रण बनी रह सकती है। तो रिपोर्ट के अनुसार यह सीमाएं बिल में स्पष्ट की जाएंगी। उसके बाद नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाना। तो एक यूनिफाइड कानूनी ढांचा जो सख्त अथवा सुरक्षा मानक के रूप में या लाइसेंसिंग और निरीक्षण की पारदर्शिता बढ़ाना होगा। इससे नियमित में स्पष्टता और निवेशकों को भरोसा देने की कोशिश भी होगी। उसके बाद लायबिलिटी या दायित्व नियमों में संशोधन किया जाएगा। लायबिलिटी में तो निवेशकों या प्रोवाइडरों के लिए परमाणु दुर्घटना यानी दोष की स्थिति में नुकसान की जिम्मेदारी के नियमों में बदलाव की अफवाह या प्रस्ताव रख चुके हैं, जो यह निजी निवेशक और विदेशी कंपनियों के लिए निर्णायक होगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बिल में क्लियर फ्रेमवर्क होने की जरूरत है, लेकिन अंतिम टैक्स में क्या बदलाव होंगे यह देखना बाकी होगा। उसके बाद FDI यानी विदेशी भागीदारी का क्लियरेंस भी होगा। तो कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि 49% तक डायरेक्ट विदेशी निवेश या FDI की अनुमति और साथ ही टेक्नोलॉजी साझेदारी पर स्पष्ट नीति सुझा जा सकती है, पर यह बंदोबस्त अदालती सुरक्षा राष्ट्रीय हितों से संबंधित शर्तों के अधीन ही होगा। उसके बाद क्या बदलाव आएगा। तो दशकों पुराना मोनोपोली टूट सकता है। तो अब तक परमाणु ऊर्जा का अधिकांश संचालन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन रहा है। तो शांति के माध्यम से यह संरचना बदलकर बहु खिलाड़ी यानी मल्टीप्लेयर मॉडल की ओर जाएगी। इससे निर्णय की गति, प्रोजेक्ट की डिलीवरी और प्रतिस्पर्धा में बदलाव की उम्मीद होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट की गति में तेजी भी होगा। तो निजी निवेशक पूंजी बढ़ेगा, उपकरण और निर्माण प्रबंधन के अनुभव लेकर आएंगे। इससे बड़े पैमाने पर NPP यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट और SMR, जिसको हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी कहते हैं, उसके बाद तनिजी जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें भी मदद मिल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकारी बजट पर निर्भरता कम होगी और परियोजनाएं तेजी से बनने लगेंगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी इनफ्लो और ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं।
तो ये विदेशी फर्म तकनीकी प्रदाताओं और वेंडरों के लिए बाजार खुलने से उत्पन्न या उन्नत रिएक्टर डिजाइन होगा। एसएमआर हाई वोल्टेज और कनेक्टमेंट टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ सकता है, बशर्ते लायबिलिटी और सुरक्षा नियम निवेशकों और टेक पार्टनरशिप की चिंताओं को दूर कर सकता है। उसके बाद निजी क्षेत्र के लिए अवसर क्या आ सकते हैं? तो निर्माण और इंजीनियरिंग होगा, जैसे भारी मात्रा में सिविल वर्क चाहिए। टरबाइन कंटेनमेंट संरचना और निर्माण प्रोजेक्ट में भी निजी ईपीसी कंपनियां उतरेंगी। यह निर्माण माहिर यानी कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाई चेन के लिए बड़ा मौका होगा। यानी हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इसमें जम मिल सकेगा। उसके बाद रिएक्टर डिजाइन और एसएमआर में भी तो वैश्विक स्तर पर छोटे मॉड्यूल्स रिएक्टर का आकर्षण भी बढ़ रहा है। तो निजी निवेश से भारत में एसएमआर निर्माण करना और तैनाती तेज हो सकता है, विशेषकर दूर दराज में और अपग्रेड या औद्योगिक बेस लोड के लिए। उसके बाद उपकरण निर्माण और औद्योगिक आपूर्ति के लिए तो प्रोसेस बेसल होगा, कंटेनमेंट सेल होगा, कंट्रोल रूम उपकरण भी होगा, आइसोलेशन सिस्टम भी होगा और स्थानांतरण करने के लिए भी होगा। ये सब मेक इन इंडिया में ही होगा। इससे रोजगार और घरेलू टेक्नो इकोसिस्टम को मजबूती भी मिलेगा। उसके बाद वित्त या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बारे में जान लेते हैं। तो पावर प्रोजेक्ट के लिए दीर्घकालिक पूंजी और ब्लैक बॉन्ड यानी ग्रिड बॉन्ड जैसी वित्तीय उपकरण के माध्यम से ही निवेशकों की अपील बढ़ सकता है। उसके बाद मुद्दे और प्रमुख चिंताएं क्या हो सकता है? तो सुरक्षा, पहुंच और निगरानी पर ध्यान देना होगा, जैसे परमाणु दुर्घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील पूर्ण है। तो निजी भागीदारी के साथ नियामक स्वतंत्रता, निरीक्षण कुशलता और पारदर्शिता का भरोसा भी जरूरी होगा। यदि नियामक शक्ति कम हुई तो या रक्षा संबंधी जानकारी सीमित रह गई तो जन आंदोलन और न्यायिक चुनौतियां हो सकती है। उसके बाद लायबिलिटी और बीमा के बारे में जान लेते हैं। तो किसे कितना दायित्व उठाना होगा, जैसे ऑपरेटर, निर्माता, ठेकेदार, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। यदि बिल में निवेशकों के लिए अस्थायी या अस्पष्ट दायित्व छूट दी गई तो पब्लिक ट्रस्ट प्रभावित हो सकते हैं और विस्तृत कानूनी जटिलता सामने आ सकती है। तो कोई रिपोर्ट कहती है कि यह मसला निवेशकों और विदेशी टेक सप्लायर्स के प्रमुख सवालों में हो सकते हैं। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का दीर्घकालीन प्रबंधन महंगा होगा और जटिल भी होगा। तो निजी कंपनियों को भी इस जिम्मेदारी के लिए स्पष्ट शक्ति और संसाधन दिए बिना अनुमति से यह देना जोखिमपूर्ण होगा। तो सरकार पर यह दबाव होगा कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी फंडिंग और निगरानी के लिए स्पष्ट व्यवस्था करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु ईंधन साइकिल भी होना चाहिए। तो खनन करना, संवर्धन करना और कुछ संवेदनशील और टेक्नोलॉजी पर सीमित पहुंच बरकरार रखने की बात भी मीडिया में है। तो नीति का असंतुलन होने पर सुरक्षा जोखिम या विदेशों से टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भरता पैदा हो सकती है। उसके बाद लायबिलिटी और बीमा के बारे में तो पिछला ढांचा ये होगा कि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के अनुसार जो 2010 पर हुआ था 2010 में, जिसको हम CL&D एक्ट भी कहते हैं, उसके बाद से भारत की लायबिलिटी नीति पर विदेशी निवेशकों के कुछ प्रश्न भी रहे हैं, विशेषकर सप्लायर या लायबिलिटी और ऑपरेटर लायबिलिटी का बंटवारा भी होगा। तो शांति बिल से इस ढांचे का संशोधन एक मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है। यदि लायबिलिटी कम की जाए तो क्या होगा? तो अगर बिल में सप्लायर और निर्माता की व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट जवाबदेही पर छूट या सीमाएं रखी गई तो यह विदेशी वेंडर के लिए आकर्षण होगा, पर सार्वजनिक और न्यायिक आलोचना भी बढ़ सकती है। उसके बाद बीमा मार्केट और पूंजी भी होगा। तो परमाणु जोखिम के बीमा क्षेत्र में बहुत बड़ी साख और पूंजी लग सकती है। तो प्राइवेट कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि वे दीर्घकालिक फंडिंग और नॉन सस्पेलिटी बीमा यानी स्पेशलिस्ट बीमा उपाय रख सकते हैं, जो गवर्नमेंट
वैकल्पिक पॉलिसी यानी कैपिटल फंड का रोल भी संभव हो सकता है। उसके बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो निवेश और जीडीपी में वृद्धि होगा। तो बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में कैपेक्स बहुत उच्च होने वाला है। तो निजी निवेश जुड़ने से कुल निवेश बढ़ेगा और निर्माण गतिविधि से स्थानीय जीडीपी और रोजगार पैदा हो सकेगा। तो लंबी अवधि में घरेलू वेंडरिंग बढ़ने से सप्लाई चेन विकसित हो सकेगा। उसके बाद ऊर्जा लागत और बेस लोड के बारे में, तो परमाणु ऊर्जा का लेवलाइट कॉस्ट यानी निवेश भारी होता है पर ऑपरेशनल खर्च कम भी होता है। तो दीर्घावधि में यह सस्ती और स्थिर बिजली देने का साधन बन सकता है, खासकर यदि प्रोजेक्ट समय पर और बजट में बनी तो निजी प्रतिस्पर्धा तकनीक क्षमता ला सकती है। उसके बाद लोकल एमएसएमई और रोजगार के बारे में जान लेते हैं। तो कैपिटल उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और सिविल वर्क के लिए लोकल एमएसएमई को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। यह ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार का उत्पन्न हो सकेगा। उसके बाद ऊर्जा मिश्रण, जलवायु और नीति प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो डिकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय कमिटमेंट के बारे में जाने तो और नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में बड़े पैमाने पर नाभिकीय ऊर्जा जोड़ने से कोल डिपेंडेंसी घट सकती है और कार्बन इंटेंसिटी भी कम होगी। तो यह तभी संभव हो सकता है जब परमाणु परियोजनाएं समय पर और सुरक्षित तरीके से लगे। उसके बाद रिन्यूएबल्स के साथ समन्वय भी होना चाहिए। तो न्यूक्लियर को बेस लोड के रूप में रिन्यूएबल जैसे सोलर और विंडो के फले बल्क शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के साथ ही जोड़ा जा सकता है। तो इससे ग्रिड स्थिरता बढ़ेगी और स्टोरेज की आवश्यकता कुछ मामलों में घट सकती है। पर एसएमआर और फ्लेक्सिबिलिटी पर तकनीकी निवेश की जरूरत होगी। कहाँ पर? फ्लेक्सिबिलिटी पर। उसके बाद रणनीतिक वैश्विक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, यानी स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल के बारे में। तो पहले तो टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी हो सकेगा। यदि भारत विदेशी टेक वेंडर्स के साथ गहरे साझेदारी करता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। साझेदारी और अन्य नागरिक सीमाओं पर बातचीत भी बढ़ सकता है। यह आर्थिक राजनीतिक लाभ भी देगा। उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा, तो घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि से ऊर्जा आयात पर निर्भरता घट सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगा। और परमाणु ईंधन, जिसे विशेषकर संवर्धन फ्यूल साइकिल के संवेदनशील चरण में पर नियंत्रित हो सकेगा और सप्लाई चेन की मजबूती भी जरूरी रहेगी। उसके बाद राज्य, केंद्र और लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। तो स्वतंत्र और मजबूत नियामक संस्था होना चाहिए। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड या नया नियामक को पूर्ण स्वतंत्रता, तकनीकी संधान और पारदर्शिता के साथ सशक्त किया जाए ताकि सुरक्षा कभी कमतर न हो सके, यानी कम नहीं हो सके। उसके बाद स्पष्ट लिएबिलिटी ढांचा होना चाहिए। तो ऑपरेटर, वेंडर, सरकार के बीच जवाबदेही स्पष्ट रखें। बीमा लिमिट्स, निवारण फंड्स और दुर्घटना प्रबंधन के लिए सार्वजनिक निजी समन्वय की रूपरेखा भी बननी चाहिए। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट फंड और टेक्नोलॉजी गारंटी होना चाहिए। तो रेडियोधर्मी वेस्ट के दीर्घकालिक प्रबंधन हेतु फंड और टेक्निकल गाइडलाइन आवश्यक होना चाहिए, जो निजी कंपनियों पर यह जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से डाली जा सके। उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट भी करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अग्रवाल के साथ मेक इन इंडिया क्लॉज रखें ताकि आपूर्ति श्रृंखला स्थानीय बने और रोजगार की उत्पन्न भी हो सके। उसके बाद शांति के सफल होने की शर्तें क्या हो सकते हैं? तो स्पष्ट नियम होना चाहिए और कानूनी सुरक्षा भी होना चाहिए। तो निवेशक तभी बड़े पैमाने पर आएंगे जब लायबिलिटी, लाइसेंसिंग और परमिट प्रोसेस स्पष्ट और मितव्ययी होना चाहिए और सख्त सुरक्षा अनुपालन और निगरानी भी होना चाहिए। तो किसी भी समझौता या लाइसेंस में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन अस्वीकार्य होना चाहिए। उसके बाद लंबी अवधि वित्तीय मॉडलिंग भी होना चाहिए। किफायती फाइनेंसिंग, गारंटी और सरकारी सहायता के माध्यम से निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जाना चाहिए।
उसके बाद संभावित परिदृश्य क्या हो सकता है 2030 से लेकर 2047 के तक क्या हो सकता है। तो पहले तो बेसलाइन क्या समझ सकते हैं। तो शांति पारित हो सकता है, पर नियमन कड़ा और लागत नियंत्रण में समस्याएं बनी रहती है। तो निजी प्रवेश धीमा रहना चाहिए और कुछ एसएमआर पायलट होते हैं। सब कुछ मिलकर न्यूक्लियर क्षमता में मध्यम बुद्धि करना चाहिए। उत्तम की बात करें तो स्पष्ट लायबिलिटी प्लस सख्त लेकिन पारदर्शी नियमन होना चाहिए। वित्तीय गारंटी भी होनी चाहिए और बड़ी निजी और विदेशी निवेश आते हैं तो कई बड़े एनपीपीएस और एसएमआर जो कि 2035 से लेकर 2040 तक ऑपरेशनल होना चाहिए और 2047 तक 50 से 100 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकेत के रूप में पूरा भी होना चाहिए। उसके बाद खराब की बात करें तो लायबिलिटी विवाद यानी सामाजिक विरोध और नियामक संघर्ष भी हो सकता है। तो निवेश रुकता है, परियोजनाएं लटक जाती है और भारत को अन्य स्रोतों पर निर्भर भी रहना पड़ता है। ये सब खराब चीज़ है। तो उसके बाद कंक्लूजन। तो शांति बिल भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में सबसे बड़ा नीति परिवर्तन हो सकता है, पर सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार सुरक्षा और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए निवेशकों के लिए स्पष्ट नियम बनाए। यदि यह संतुलन सही किया तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, स्थानीय उद्योग और क्लाइमेट लक्ष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि नहीं हो पाया तो जोखिम हो सकता है, कानूनी लड़ाइयाँ हो सकता है और सामाजिक चिंता भी पैदा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।